हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे एमाइंस और लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट कर लिया एमाइंस का। और आज से शुरुआत करेंगे रिएक्शंस ऑफ एमाइन। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको पहले कोशिश करते हैं पहले कवर करने की, वो है रिएक्शन ऑफ डायजीनियम सॉल्ट। आप एनसीईआरटी देखेंगे, एमाइंस आप पढ़ेंगे, अगर एनसीईआरटी एमाइंस जरूर पढ़िए। तो उसमें आप डायजीनियम के ठीक है, डायजीनियम के सारे सीक्वेंस आपको लिखे मिलेंगे एनसीईआरटी एमाइंस में। तो वो और साथ साथ में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्यों मैं एक्सरसाइज की एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम मेंस और नीट ये सब की बात तो करेंगे ही। तो कम से कम जो एनसीईआरटी है वो सबसे पहले कवर करना है उसके रिएक्शन को। तो इतना इंपॉर्टेंट डायजीनियम का सीक्वेंस आप मैक्सिमम क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज के करेंगे एमाइंस में तो डायजीनियम सॉल्ट का सीक्वेंस आएगा, आप जरूर करिएगा। बाद में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए पहले उसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। डायजीनियम सॉल्ट का कंप्लीट रिएक्शन एक सिंगल लेक्चर में मैं करा दे रहा हूँ कंप्लीट। मतलब इसके बाद डायजीनियम के नाम पे कुछ लिखना नहीं पड़ेगा आपको, मतलब जो भी रिएक्शन आए। तो पहले देखते हैं कि डायजीनियम सॉल्ट होता है कैसे, क्या है। ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है। तो पहला क्वेश्चन वो बोर्ड का ही क्वेश्चन है, द प्रोसेस, ठीक है, डायल्यूटाइजेशन। तो प्लीज ये बोर्ड में भी लिखने को आएगा, आप एनसीईआरटी साइज में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि व्हाट इज डाईएजोटाइजेशन। ये है डायल्यूटाइजेशन, मतलब डायजीनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन मेथड को ही डायल्यूटाइजेशन बोलते हैं। तो क्या है, व्हेन एनिलीन is reacted with NaNO2 and HCl, important reagent है NaNO2 and HCl. When aniline is reacted with NaNO2 and HCl at low temperature और प्रिसाइजली 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम में लिखेंगे तो भाई एक्स्ट्रा वेटेज रहेगा इस बात का। ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस when aniline is reacted with NaNO2 and HCl at low temperature 0 to 5 degree Celsius, it produces बेंजीन डायजीनियम क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सीक्वेंस, कन्वर्जन बहुत काम आएगा। ठीक है, मेन कन्वर्जन रिएक्शन में इसका बहुत रोल है। बेंजीन जब हम एक्सरसाइज के डिस्कशन करेंगे तो ऑलरेडी दिखेगा आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसलिए मैंने सोचा कि इसको पहले करा दिया जाए। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, इट प्रोड्यूसेस बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन। तो पहला 2 मार्क का यही क्वेश्चन हो गया, रिएक्शन लिखना होगा उसके बाद। तो एनिलीन का रिएक्शन कराएंगे NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बनेगा, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइजीनियम सॉल्ट। बेंजीन, ये है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड प्लस बनेगा NaCl प्लस H2 प्लस H2 बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका सीक्वेंस। ये अच्छा चलिए नाम लिख लेते हैं इसका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। हाँ, HCl की जगह हम H2SO4 भी ले सकते हैं, उस समय बेंजीन डाइजीनियम सल्फेट बनेगा, वो भी है। ठीक है, वो भी डाइजीनियम सॉल्ट ही कहलाता है। HCl की जगह H2SO4 लेंगे तो क्या यहाँ HSO4 माइनस लगा होगा, लेकिन हम अपना फोकस डाइजीनियम क्लोराइड के सीक्वेंस पे, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से हम इस पे रखते हैं। ऐसा नहीं कि H2SO4 नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। इन दैट केस दैट विल बी बेंजीन डाइजीनियम सल्फेट जैसा बनेगा। अब मेन इसके बारे में क्या है, इट इज water soluble crystalline solid, stable only at low temperature। मेन है
स्टेबल ओनली एट लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर हीटिंग करेंगे तो तुरंत वो फिनॉल बना देगा, वो हम रिएक्शन भी लिखेंगे। स्टेबल ओनली एट लो टेम्परेचर, 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर हुआ अगर रिएक्शन का, तो वो तुरंत डायजीनियम सॉल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हम इसका रिएक्शन जाओ कराना चाहते हैं, ये नहीं मिलेगा आपको, फिनॉल में कन्वर्ट हो चुका होगा। स्टेबल ओनली एट लो टेम्परेचर, अभी वो रिएक्शन लिखा भी जाएगा। तो खास टेम्परेचर रेंज में ही ये स्टेबल है। ठीक है, बहुत मॉडरेट टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे ही स्टेबल है। इससे ज्यादा हीटिंग करेंगे तो ये तुरंत फिनॉल में डिकम्पोज हो जाएगा। अब ये स्टेबल क्यों है वो भी देख लेते हैं। ऑब्वियसली अगर आपने रेजोनेंस वगैरह पढ़ा है तो आप देख के बता सकते हैं स्ट्रक्चर कि वाई डायजीनियम सॉल्ट इज स्टेबल। तो वो क्यों स्टेबल है? इट इज स्टेबल ड्यू टू कॉन्जुगेशन विथ रिंग। इट इज स्टेबल, मतलब बोर्ड में आ गया क्वेश्चन कि डायजीनियम सॉल्ट क्यों स्टेबल होता है। ठीक है, बेंजीन डायजीनियम क्लोराइड का स्टेबिलिटी का जो भी है, एटलीस्ट लो टेम्परेचर पे स्टेबल तो है। इसके फर्दर हम रिएक्शन कराते हैं। तो इट इज स्टेबल एट ड्यू टू कॉन्जुगेशन विथ रिंग, ड्यू टू कॉन्जुगेशन विथ रिंग। उसके बाद आपको क्या करना होगा? ठीक है, अगर रीजन पूछता है तो इट इज स्टेबल ड्यू टू कॉन्जुगेशन विथ रिंग, इससे लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको इसका क्या बनाना होगा? रीजनेटिंग फॉर्म ड्रॉ करने होंगे, कैनोनिकल फॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे ताकि आप जस्टिफाई कर सको कि व्हाई इट इज स्टेबल। इट इज स्टेबल ड्यू टू कॉन्जुगेशन विथ रिंग, बेंजीन रिंग। देख लेते हैं। केमिस्ट्री में भाई जहां रिएक्शन की जरूरत पड़े रिएक्शन, जहां स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़े वहां स्ट्रक्चर। लैंग्वेज से कोई नंबर नहीं होता है। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज में लिख देंगे, कोई पढ़ने वाला नहीं है, इतना किसी के पास टाइम नहीं है। आपको रिएक्शन के थ्रू जस्टिफाई करना होता है। कैनोनिकल रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ कर रहे हो वहां जस्टिफाई करना होता है। लैंग्वेज कोई नहीं पढ़ता है, ना उस पर नंबर मिलेगा। अब क्या करना होगा? हम भाई आप बोल रहे हैं कि एटलीस्ट लो टेम्परेचर पे स्टेबल तो है। क्यों स्टेबल है देखिए, जरा देखिए। इसका पहला देखो, प्लस चार्ज है, ए डबल बॉन्ड बी है ना, कंजुगेट ए डबल बॉन्ड बी और सी पे क्या है? प्लस चार्ज। इसका कैनोनिकल फॉर्म बना सकते हैं, इसका हम कैनोनिकल फॉर्म बना सकते हैं। प्लीज मैंने थोड़ा सा दिखा दिया है, आगे आपको ड्रॉ करना है। इसके कैनोनिकल फॉर्म आप बना सकते हैं और वो क्या होगा? कैनोनिकल फॉर्म की वजह से इसके कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे। ड्यू टू कॉन्जुगेशन विथ रिंग, ये क्या होगा? स्टेबल होगा। ड्यू टू कॉन्जुगेशन विथ रिंग, बेंजीन डायजीनियम सॉल्ट का है स्टेबल। क्योंकि मैं जीओसी में बहुत पढ़ा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो वो मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा बेसिस दिया है। ए डबल बॉन्ड बी और एन पे लोन पेयर है, सॉरी एन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसके डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म होंगे, आप उनको बना के आप इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। चलिए, क्योंकि जीओसी का पार्ट है वो हम लोग पढ़ लिया है पहले, तो इसको रहने देते हैं। अब बात आते हैं मेन, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइजेशन। तो ठीक है, ये डायजीनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन हो गया। मेन है इसके रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे सीक्वेंस जो भी इसके डायजीनियम सॉल्ट के, जिस तरह गिग्नार्ड रिएजेंट है उसके कितने सारे रिएक्शन होते हैं, अब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन करता है। इस तरह इससे भी सिंथेटिकली बेंजीन डायजीनियम क्लोराइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे कई सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो वो सारे रिएक्शन फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो मेन है रिएक्शन ऑफ डायजीनियम सॉल्ट, रिएक्शंस ऑफ डायजीनियम सॉल्ट, मतलब बेंजीन डायजीनियम क्लोराइड के रिएक्शन। कुछ नेम रिएक्शन भी है, उनको भी हम नोट करेंगे। डायजीनियम सॉल्ट, तो ये है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन वाटर से कराएंगे। हीटिंग करने की जरूरत नहीं है, वही जो प्रिपरेशन कर रहे थे, अगर आपने 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर किया तो ऑलरेडी यही रिएक्शन हो जाएगा। यही मैं कह रहा था कि 5 डिग्री सेल्सियस तक वाटर में सोल्यूबल है, स्टेबल भी है, लेकिन उससे ऊपर टेम्परेचर करेंगे तुरंत वो फिनॉल बना लेगा। तो क्या बनाएगा ये? फिनॉल। वाटर के साथ केवल वार्म करना है, थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा करना है 5 से, तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा और क्या बना लेगा? फिनॉल। और क्या साथ में लिबरेट होगा? N2। फिनॉल बनेगा और क्या लिबरेट होगा? N2। तो ये हो गया पहला रिएक्शन विथ वाटर। नेक्स्ट है डायजीनियम सॉल्ट का रिएक्शन KI से करा दे, पोटेशियम आयोडाइड से। तो क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन। क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन। और फिर से N2 लिबरेट हो जाएगा, प्लस KCl भी बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है।
अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट है ये के आई कराना है? हमने पढ़ा जब बेंजीन का हमने देखा था हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, उसमें बताया गया था कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, बेंजीन का क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही अप्रोप्रिएट है, वो लैब में कराने लायक है। फ्लोरीनेशन हाई एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और आयोडीनेशन क्या है? आयोडीनेशन क्या होता है? प्रोसेस रिवर्सिबल होता है और प्रोडक्ट बहुत कम बनता है। बेंजीन का डायरेक्ट आयोडीन कराएं, आयोडीन और एफी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो आयोडोबेंजीन बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत कम होगा। फिर उसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड ड्राइव होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो अगर बेंजीन से आयोडोबेंजीन बनाना है तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट सीक्वेंस है कंपेरिजन डायरेक्टली आयोडीन, ठीक है। डायरेक्ट आयोडीनेशन कराने से ज्यादा अच्छा सीक्वेंस क्या है? हम डायजोनियम सॉल्ट बनाएं फिर उसका आयोडीनेशन कराएं सिंथेटिक, इसलिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है इसका। तो क्या बनेगा? क्या से आयोडोबेंजीन। फिर तो सारे रिएक्शन एक साथ देख लेते हैं। N2 प्लस Cl माइनस, चलो उसी को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, N2 प्लस Cl माइनस। इसका रिएक्शन हम H3PO2 से कराएं। H3PO2 फॉस्फेनिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको बेंजीन में रिड्यूस कर देगा। H3PO2 किस में रिड्यूस कर देगा? इसको बेंजीन में, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा H3PO3 में। फॉस्फोरस यहाँ +1 में है और खुद किस में चला जाएगा? +3 स्टेट में, और बेंजीन में इसको रिड्यूस कर देगा। फिर से N2 लिबरेट होगा, लेकिन सारे रिएक्शन में N2 लिबरेट होगा। N2 बहुत अच्छा लिबरिंग ग्रुप है भाई। क्या फायदा है N2 भाई? गैस बन के उड़ जाएगा। तो हमने देखा ली-चिटेलर प्रिंसिपल, अगर कोई प्रोडक्ट आप लगातार हटा रहे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड ड्राइव होगा ही। तो N2 का ये फायदा है, ठीक है। गैस बन के हट जा रहा है तो रिएक्शन क्या होगा? अच्छा खासा आपको प्रोडक्ट मिलता रहेगा। नेक्स्ट है इसी का रिएक्शन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के H3PO3 से भी करा सकते हैं। H3PO3 से भी इसका रिडक्शन करा सकते हैं, तो भी बनेगा बेंजीन प्लस, भाई फॉस्फोरस यहाँ +3 में है, खुद ऑक्सीडाइज हो क्या बनाएगा? +5, मैक्सिमम स्टेट तो उसका +5 ही है। H3PO4 प्लस N2 लिबरेट हो जाएगा, नेक्स्ट है इसका रिडक्शन हम एथेनॉल से भी करा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको एडवांस तक में आ चुके हैं, इतना इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, एक बार नहीं कई बार, बस PYQ देखते रहिए आपको पता चल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने पहले डायजोनियम को ही, ठीक है, मैं चाहता था कि पढ़ा दो उसको, इसके रिएक्शन नहीं छूटने चाहिए क्योंकि बराबर देखेंगे आप। अगर आप PYQ देख रहे हैं, नीट हो, एडवांस हो, चाहे मेंस हो, PYQ देख रहे हैं, इसका ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका सीक्वेंस ना दिया हो, इसके क्वेश्चन ना दिए हो। हर साल किसी न किसी फॉर्म में आपको मिलते रहेंगे डायजोनियम के रिएक्शन। एथेनॉल से भी इसका रिडक्शन करा सकते हैं, एथेनॉल से भी ये बना देगा बेंजीन प्लस, एथेनॉल किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? एस्टल्डिहाइड में। एथेनॉल किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? एस्टल्डिहाइड में। नोट करते रहे। कुछ नेम रिएक्शन भी इसमें वो भी लिख दिए जाएंगे यहाँ पे, मतलब कुछ भी जो भी डायजोनियम पूरे केमिस्ट्री से, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इस सॉल्ट के जो रिएक्शन है डायजोनियम सॉल्ट के, वो मैं एक साथ करा दे रहा हूं आज, ताकि फिर ना पलटना पड़े कि अब इसको कहाँ खोजें, इसको कहाँ खोजें, ठीक है। इस तरह एक मतलब एक जगह रहेगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। इंपॉर्टेंट तो है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक साइड डिस्कशन करेंगे तो मिलेगा आपको। नेक्स्ट है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का, अगर हम रिडक्शन इससे भी करा सकते हैं, सोडियम स्टेनाइट से। Sn यहाँ पे है +2 स्टेट में, Sn किस में है? +2 में। याद रखिए टीन जो है +2 स्टेट में कम स्टेबल है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? +4 में। जब भी Sn +2 में रहेगा, Sn +2 में रहेगा, बराबर देखेंगे आपको, तो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिएक्शन में Sn +4 में। मतलब वो कैसा एजेंट है? खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब कैसा एजेंट है? Sn +2 में हमेशा कैसा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखिएगा। Sn जो है +2 स्टेट में हमेशा कैसा काम करेगा? रिड्यूसिंग, क्योंकि उसका +4 वाला स्टेट जो है ज्यादा स्टेबल है हमेशा। तो ये भी, तो सोडियम स्टेनाइट भी लेंगे तो वो भी बेंजीन में रिड्यूस कर देगा, फिर खुद +4 में चला जाएगा सोडियम स्टेनेट में, प्लस N2 लिबरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन हम करा सकते हैं SnHCl से, SnCl2 प्लस HCl। तो SnCl2 और HCl इसको रिड्यूस कर देगा फिनाइल हाइड्राजीन में। ये नाम हमने देखा था कहाँ? अमोनिया डेरिवेटिव, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव एल्डिहाइड कीटोन का, ये क्या बन गया? फिनाइल हाइड्राजीन।
और खुद एसएन कहाँ चला जाएगा, +4 स्टेट में चला जाएगा, एसेंशियल 4। +2 में हमेशा तो रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है, ये तो ऑब्वियस है। एसएन हमेशा +2 में क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, खुद +4 में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कौन सा नंबर, 8 नंबर, N2 + Cl-। इसका रिडक्शन अगर हम जिंक HCl से करा दें, जिंक एमलगम HCl से, तो ये भी फिनाइल हाइड्राजीन ही देता है। क्या देता है ये भी फिनाइल हाइड्राजीन, नाम जरूर लिख लें, वैसे लिहाज के में कई बार नाम आया है, फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन प्लस क्या बन जाएगा, जिंक खुद ऑक्साइड हो जाएगा Zn+2 में, मतलब ZnCl2 में। जिंक 0 से +2 में ऑक्साइड हो जाएगा और इसको रिड्यूस कर देगा किसमें, फिनाइल हाइड्राजीन में। चलिए इतना नोट कर लें, अभी कुछ और रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ और रिएक्शन। नेक्स्ट नंबर है 9th नंबर, सी डायजीनियम सॉल्ट का रिएक्शन अगर हम KNO2 से करा दें चाहे NaNO2 से, तो आप गेस भी कर सकते हैं कि भाई इसमें क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन प्लस क्या लिबरेट होगा, N2 लिबरेट होगा, नाइट्रोबेंजीन प्लस N2। नेक्स्ट है डायजीनियम सॉल्ट का रिएक्शन अगर हम HCl इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर करा दे, कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं कॉपर पाउडर, तो क्या बनेगा, इसमें बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस N2 लिबरेट हो जाएगा। HCl इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, HCl की जगह HBr भी लेंगे, HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन डायजीनियम क्लोराइड, HBr Cu पाउडर। अब ये दोनों रिएक्शन जो है वो नेम रिएक्शन है, तो नाम भी यहां पे लिख लेते हैं, इसलिए मैंने साथ में लिखा है। तो इन दोनों रिएक्शन को हम बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इन दोनों ही रिएक्शन को, HCl इन प्रेजेंस ऑफ Cu पाउडर चाहे HBr इन प्रेजेंस ऑफ Cu पाउडर इज कॉल्ड गटरमैन रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट है, कुछ नेम रिएक्शन पे उनको ध्यान देना है। गटरमैन रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को, HCl in presence of Cu powder, chlorobenzene, HBr in presence of copper powder, bromobenzene. These both reactions are known as Gutterman reaction. नेक्स्ट है 12th, इसका रिएक्शन करा दें कॉपर पाउडर की जगह CuCl कैटलिस्ट ले लें, CuCl क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, तो भी बनेगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2 लिबरेट होगा। कॉपर पाउडर के लिए क्या लिया है हमें, CuCl क्यूप्रस क्लोराइड, तो क्या बनेगा, HCl के प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन प्लस N2 लिबरेट होगा। HCl की जगह HBr भी ले सकते हैं, तो ब्रोमोबेंजीन। HBr लेंगे तो क्या बनेगा, HBr लेंगे तो, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। कई सारे रिएक्शन को गेस भी कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन ये है कुछ नेम रिएक्शन के नाम को भी जानना पड़ेगा। HCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन, HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, और एक और है इसमें इस सीक्वेंस में, ये तीनों ही नेम रिएक्शन है। अगर N2Cl का रिएक्शन, N2+Cl बेंजीन डायजीनियम रिएक्शन KCN से करा दें, KCN से करा दें तो आप, ठीक है, क्या बनेगा, साइनोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ CuCN, KCN इन प्रेजेंस ऑफ CuCN कैटलिस्ट, तो ये क्या बनेगा, साइनोबेंजीन प्लस N2 लिबरेट होगा। अब इन तीनों रिएक्शन को, जिस तरह वो दोनों क्या थे, गटरमैन रिएक्शन, इन तीनों को हम बोलते हैं, दीज थ्री आर कॉल्ड, ठीक है, सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन जिसका जिक्र एराइल लैब में भी हुआ था, सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन। Cu पाउडर के प्रेजेंस में ऑलमोस्ट सिमिलर है, वहां कॉपर पाउडर है, यहाँ कॉपर,
ठीक है, क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड, इतना ही अंतर है। तो इन तीनों कंबाइंडली क्या बोलते हैं हम? सैंड मेयर रिएक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं डायजीनियम सॉल्ट का रिएक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, N2 प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। हमने देखा कि बेंजीन से, अभी बात ही हो रही थी, बेंजीन से फ्लोरोबेंजीन आप डायरेक्ट फ्लोरीनेशन से बेंजीन से फ्लोरोबेंजीन बना नहीं सकते, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो, ठीक है, कंट्रोल करना मुश्किल है। तो जब भी बेंजीन से फ्लोरोबेंजीन बनाने आए, क्वेश्चन में हो, मेंशन में हो, ठीक है, अगर कन्वर्जन में आ जाए बेंजीन से क्या बनाना है? फ्लोरोबेंजीन, तो आपको यही सीक्वेंस लिखना है, और कोई सीक्वेंस है नहीं, ठीक है, और कोई सीक्वेंस डायरेक्ट अप्रोप्रिएट है नहीं, तो हम डायजीनियम का ही सीक्वेंस लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैंने लास्ट में लिखा है इसको। तो अगर इसका रिएक्शन हम पहले HbF4 से करा दें, HbF4 मतलब फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड से करा दे, तो पहले बनता है फ्लोरोबोरेट N2 प्लस BF4 माइनस, ये जो है प्रेसिपिटेट बना लेता है। भाई डायजीनियम के रिएक्शन जो है उसी सोल्यूशन में करा देते हैं जहां प्रिपेयर किया था, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस से प्रिपेयर किया था, वाटर सोल्यूबल है ऑलरेडी ये, तो हम रिएक्शन वहीं पे कराते हैं, इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, आप तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा। टेम्परेचर 0 से 5 से ऊपर, 5 से ऊपर होते तो डिकम्पोज हो जाएगा ये तो हम रिएक्शन क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं यहाँ डायजीनियम को, रिएक्शन भी वही कराते हैं उसी टेम्परेचर पे। तो पहले क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट। अब इस प्रेसिपिटेट को अलग करके हीटिंग करेंगे, इस प्रेसिपिटेट की हीटिंग करेंगे अगर हम, तो क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 प्लस N2, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम स्कीमैन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? स्कीमैन रिएक्शन। क्योंकि फ्लोरोबेंजीन बनाने का, प्लीज, फ्लोरोबेंजीन बनाने का यही मेथड है, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन बेंजीन का करा नहीं सकते, ठीक है, एक्सोथर्मिक है स्कीमैन रिएक्शन। पहले बनेगा प्रेसिपिटेट, उस प्रेसिपिटेट की फर्दर हीटिंग करने पे बनेगा क्या? फ्लोरोबेंजीन। अगर हम इसकी हीटिंग ना करके इसके रिएक्शन KNO2 से करा दें, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट से, नाइट्राइट से, तो क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। लेकिन प्लीज स्कीमैन रिएक्शन कौन सा है? ऊपर वाला, जिसमें फ्लोरोबेंजीन बन रहा है, दैट इज स्कीमैन रिएक्शन। दैट इज स्कीमैन रिएक्शन। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन तो होगा ही, तब दिखेगा कि कितना, आप एक्सरसाइज बस देख लो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एमाइंस का, आप देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये। बस आपको एक्सरसाइज देख लेना है, पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस, ठीक है, डायजीनियम सॉल्ट के सीक्वेंस कितने इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में तो आएगा ही, ठीक है, बोर्ड PYQ देख लो, नीट PYQ देख लो, जेई एडवांस, जेई मेंस, इतना इंपॉर्टेंट है, तमाम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए एक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं रिएक्शन। मैंने बताया कि जब भी फ्लोरोबेंजीन बनाना हो, फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो यही सीक्वेंस कौन सा लिखना है? स्कीमैन रिएक्शन ही सीक्वेंस में आएगा। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन बेंजीन प्लस F2 लिख नहीं सकते, गलत हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, डायरेक्ट लिख नहीं सकते, बिल्कुल गलत कर दिया जाएगा। तो जब भी आए तो कि बेंजीन से फ्लोरोबेंजीन बनाइए, तो आपको ये सीक्वेंस लाना है। तो मैं क्वेश्चन भी वही ले रहा हूं ताकि एक आइडिया लग जाए। एक क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं, कन्वर्ट बेंजीन इनटू फ्लोरोबेंजीन। बेंजीन से क्या बनाना है हमको? फ्लोरोबेंजीन। आप जरा देखो, तो ये सीक्वेंस लाना है, और ये स्कीमैन का सीक्वेंस लाना है, और इस सीक्वेंस के लिए भाई चाहिए क्या? डायजीनियम सॉल्ट। डायजीनियम सॉल्ट के लिए क्या चाहिए? एनिलीन। एनिलीन कहां से आएगा? तो नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से। तो आप जरा देखो, तो पहले हम बनाएंगे बेंजीन से क्या? नाइट्रोबेंजीन। पहले बेंजीन से क्या बनाएंगे? नाइट्रोबेंजीन। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 पढ़ा हमने, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेट HNO3, ये क्या बना देगा इसको? नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन H2PT करा दे रिडक्शन, चाहे SnHCl, ठीक है, ठीक है, जिंक HCl, ये सब करा दे, चाहे FeHCl, SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, चाहे Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, हमने लिख लिया प्रिपरेशन मेथड में। तो क्या बनेगा? एनिलीन।
हवा में नहीं कराया जा रहा है। पहले हमने देखे जैसे देखा फ्लोरोबेंजीन, तो दिमाग में आना चाहिए कि फ्लोरोबेंजीन का मेथड क्या है, स्कीमैन रिएक्शन। तो स्कीमैन तो डायज़ोनियम सॉल्ट का होता है, और डायज़ोनियम सॉल्ट बनता कैसे है, डाईएजोटाइजेशन से। शुरुआत में वही लिखा था। डाईएजोटाइजेशन होता किसका है, एनिलीन का होता है। तो एनिलीन तो बनाना ही है, उसके बाद आगे बढ़िए। एनिलीन तो बनाना ही था, बन गया एनिलीन। अब एनिलीन का हम कराएंगे डाईएजोटाइजेशन। फिर से मैं याद दिला दूं, एक्चुअल रिएजेंट जो डायजोटाइजेशन में है वो NaNO2HCl, एक्चुअल रिएजेंट क्या है, HNO2। एक्चुअल रिएजेंट क्या है, डायजोनियम सॉल्ट बनाने में एनिलीन का रिएक्शन किससे कराते हैं, नाइट्रस एसिड से, HNO2 से। लेकिन HNO2 स्टेबल नहीं होता, उसको स्टोर नहीं कर सकते। HNO2 स्टेबल नहीं होता, उसको स्टोर नहीं कर सकते, तो हम ड्यूरिंग द रिएक्शन हम इसको बना लेते हैं। इससे एक्चुअल जो NaNO2 है, जरा देख लीजिए एक बार फिर से। NaNO2 और HCl जो है, दे आर सोर्स ऑफ HNO2। देखो NaNO2 और HCl मिलकर क्या बनाएंगे, HNO2 प्लस NaCl। हमको चाहिए था बस यही, नाइट्रस एसिड चाहिए हमको, लेकिन नाइट्रस एसिड ठीक है डिकम्पोज हो जाता है, ऐसे नहीं से स्टोर कर नहीं सकते। तो उसको हम ड्यूरिंग द रिएक्शन हम प्रिपेयर करते हैं बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। इसको बोलते हैं इन सीटू प्रोडक्शन। इन सीटू मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो एक्चुअल रिएजेंट, प्लीज एक्चुअल रिएजेंट क्या है, नाइट्रस एसिड, लेकिन वो होता नहीं, इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो दैट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो हो सकता है कई बार किसी क्वेश्चन में लिखा हो, आप पढ़े कि एनिलीन का लिख दिया हो, ये NaNO2 प्लस HCl ना लिखे क्या लिखा हो, HNO2। तो प्लीज घबराने की जरूरत नहीं, वो वही चीज है। हो सकता है यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl ना लिखे क्या लिखा हो, नाइट्रस एसिड। तो वो सेम चीज है, क्योंकि एक्चुअल रिएजेंट ही नाइट्रस एसिड है। N2 प्लस Cl माइनस ये हो गया, थोड़ा इसको हटा देते हैं। अब बन गया डायजीनियम। डायजीनियम के बाद कौन सा रिएक्शन, स्कीमैन रिएक्शन। इसका कर देंगे HbF4 हिट। HbF4 से क्या बनेगा, पहले सॉल्ट बनेगा, फ्लोरोपुरेट का प्रेसिपिटेट बनेगा, और इसकी हीटिंग कर देंगे फर्दर। जरा देख लीजिए, स्कीमैन का सीक्वेंस लिखा गया है। इसकी हीटिंग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। तो इतने रिएक्शन हमने एक साथ देख लिए, लेकिन पूरा नहीं हुआ अभी, कुछ और रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, वो है डायजीनियम सॉल्ट के, दैट इज डाई एजो कपलिंग रिएक्शन। अच्छा, इनमें जो भी हमने रिएक्शन देखा, ज्यादातर देखोगे ज्यादा रिएक्शन में N2 लिबरेट हो रहा था। जो डायजीनियम सॉल्ट का N2 था वो लिबरेट हो रहा था। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन सैंडमेयर, गेटरमैन, स्कीमैन सब में N2 लिबरेट हो रहा था। अब हम कुछ ऐसे रिएक्शन देखते हैं जिसमें N2 लिबरेट नहीं होता है, वो है डाई एजो कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डाई एजो कपलिंग रिएक्शन। इसी डाइजीनियम सॉल्ट के ही रिएक्शन है वो, डाई एजो कपलिंग रिएक्शंस। डाई एजो कपलिंग रिएक्शन, इसमें लिखे वेन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, when benzene diazonium chloride is reacted with benzene ring containing strong activating group। याद करें, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। अच्छा, ये डायजो कपलिंग एग्जांपल किसके है, जो बेंजीन का मेन रिएक्शन क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल है। अभी मैं मैकेनिज्म भी दिखा दूंगा इसका, लेकिन जो भी लिखा जाएगा अभी, जो भी रिएक्शन सीक्वेंस लिखे जाएंगे, दे आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखने में अजीब लगेगा, लेकिन मैकेनिज्म में लिख दूंगा ताकि आइडिया रहे। When benzene diazinyl chloride is reacted with benzene ring containing strong activating groups, खास ग्रुप ही देते हैं, लाइक OH, जिनका प्लस R इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, वो वाले ग्रुप, NH2, NR2 and NHR. It produces
इट प्रोड्यूसेज, प्लीज इनको मार्क कर ले कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन है ये, ठीक है, फिनॉल, अमाइन और उनके डेरिवेटिव्स। इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट कलर डाइज, डिफरेंट कलर्ड डाइज। तो डाइजीनियम सॉल्ट इन सारे फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन करके डिफरेंट अलग अलग कलर के डाई प्रोड्यूस करता है। देख ले रिएक्शन जरा, पहले हम कुछ रिएक्शन के एग्जांपल देख ले, फिर मैकेनिज्म, क्योंकि सबका मैकेनिज्म तो वही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो मैकेनिज्म एक साथ डील कर देंगे। तो जरा देखो, जब फिनॉल का रिएक्शन फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे डाई एजोनियम क्लोराइड से, पीएच एल्कलाइन मीडियम में, पीएच 9 to 10, पीएच सेंसिटिव है ये, अभी देखेंगे क्यों, पीएच 9 to 10, तो बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का सॉल्ट, O माइनस Na प्लस। चलिए मान ले हमने एल्कलाइन मीडियम लिया है, O माइनस लिख देते हैं, रहने देते हैं। ये कैसा डाई है, ये है ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई। अगर हम एसिडिफिकेशन भी कर दे, चलो फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन कर दे इसका, 1 फॉलोड बाई 2, ताकि डायरेक्ट हम 1 फॉलोड बाई 2, क्योंकि जब तक मीडियम एल्कलाइन है, ठीक है, पहले एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराया, बाद में हाइड्रोलिसिस कर दिया, क्योंकि जब तक एल्कलाइन मीडियम है तब तक OH नहीं मिलेगा, आपको सॉल्ट मिलेगा, बाद में हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तब OH हो जाएगा, क्योंकि फिनॉल सॉल्युबल है ना, फिनॉल NaOH में, ठीक है, NaOH KOH में सॉल्युबल है, तो अगर आपको फिनॉल चाहिए तो फिर आप लास्ट में एसिडिफिकेशन कर दीजिए। ओरिजिनली रिएक्शन किस मीडियम में कराते हैं, एल्कलाइन मीडियम में, फिर सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से, ठीक है, एसिडिफिकेशन से बन जाएगा क्या, ऑरेंज डाई। तो ये है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो कि एक ऑरेंज डाई, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो कि क्या है, ऑरेंज डाई। ये हो गया फिनॉल का रिएक्शन, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप का रिएक्शन है। अब बता दें क्यों यहाँ पे इस टाइप का ग्रुप चाहिए OH-NH2, क्योंकि डायजीनियम सॉल्ट, अभी देखेंगे रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें डायजीनियम सॉल्ट खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, मैकेनिज्म आपको दिखा दिया जाएगा। इस सारे रिएक्शन में डायजीनियम सॉल्ट क्या होता है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। चूंकि डायजीनियम सॉल्ट एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, चूंकि डायजीनियम सॉल्ट क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ऑब्वियस रिएक्शन तभी होगा जब ये ग्रुप, जब ये रिंग, दूसरा वाला रिंग क्या हो, स्ट्रांगली एक्टिवेटेड हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंस हो। तो इसका मतलब खास टाइप के ग्रुप OH-NH2 जिनका प्लस R इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, वही ये रिएक्शन देते हैं। चूंकि डायजीनियम सॉल्ट जो है एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए हाईली एक्टिवेटेड रिंग ही ये रिएक्शन देता है, जैसा फिनॉल, एनिलीन और उनके डेरिवेटिव्स आते हैं। तो ये तो हो गया फिनॉल का रिएक्शन। अब यहीं पे एनिलीन का भी लिख लेते हैं। ये तो कंफर्म है, कोई ना कोई डिफरेंट कलर के डाई बनेंगे, ऑरेंज, येलो, डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड, अलग अलग कलर के डाई मिलते हैं। इसका रिएक्शन करा दे, ये भी पीएच सेंसिटिव है, ये स्लाइटली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है एनिलीन का, और इसमें बनेगा पैरा अमीनो, बस OH की जगह NH2 तो करना है, OH की जगह NH2 करना है, इसमें बनेगा क्या, पैरा अमीनो, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन जो कि येलो डाई है, कलर थोड़ा याद करना पड़ेगा भाई, येलो डाई है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन जो कि क्या है कि येलो डाई है। पैरा अमीनो एजोबेंजीन जो कि क्या है, येलो डाई।
इस सीक्वेंस में एक इंपॉर्टेंट है, हमने फिनॉल में पढ़ा था इंडिकेटर फिनोल्फथालीन कैसे बनता है। अब एक और इंडिकेटर जो हमने आयनिक में पढ़ा है, दो इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक तो फिनॉल, दूसरा था क्या, मिथाइल ऑरेंज, बराबर उनका रेफरेंस आता रहा है। तो फिनॉल तो हमने फिनोल्फथालीन तो देख लिया किस तरह से फिनॉल का थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने पे फिनोल्फथालीन बनता है, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर मेंस में पूछे जा चुके हैं, फिनोल्फथालीन का भी और मिथाइल ऑरेंज का भी। और मिथाइल ऑरेंज बनता है इसी डायजो कपलिंग रिएक्शन में, तो वो भी देख लेते हैं। दोनों ही क्वेश्चन मेंस में आ चुके हैं, दोनों ही इंडिकेटर के स्ट्रक्चर्स ऑप्शन दिए थे, कौन सा स्ट्रक्चर है, फिनोल्फथालीन जान गए। अब यहीं पे मिथाइल ऑरेंज जो कि डायजो कपलिंग रिएक्शन से ही बनता है, उसको भी देख लेते हैं। जब NN डाइमेथाइल एनिलीन का देखा लिखा है ना NR2+, ये हाईली एक्टिवेटेड रिंग, भाई ये जो ग्रुप है NH2 तो एक्टिवेटिंग है ही, ये तो उससे भी ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप ही ये रिएक्शन देते हैं क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। यहां लगा दें SO3 माइनस Na+, SO3 माइनस Na+, एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम, तब बनता है क्या, रिएक्शन तो उसी तरह से होगा, मिथाइल ऑरेंज, रिएक्शन तो सेम टू सेम वही होगा। यहां लग गया SO3 माइनस Na+, दिस इज मिथाइल ऑरेंज। ये क्या है, मिथाइल ऑरेंज, जो कि क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस रिएक्शन में जिसको यूज करते थे, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज कैसे बनता है, डाई एजो कपलिंग रिएक्शन से। मिथाइल ऑरेंज कैसे बनता है, डाई एजो कपलिंग रिएक्शन से। कपलिंग रिएक्शन में, डायजो कपलिंग में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो एडवांस में सच पूछा गया था, दैट इज रेड डाई टेस्ट। वो इसी रिएक्शन का ठीक है, इसी रिएक्शन का सीक्वेंस है, तो यहीं पे लिख लेते उसको, डायजो कपलिंग रिएक्शन में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर डायोनियम सॉल्ट, दैट इज डाईएजो, सॉरी, रेड डाई टेस्ट। रेड डाई टेस्ट ये किसका टेस्ट है, तो बेंजीन डायोनियम क्लोराइड का टेस्ट है। व्हेन बेंजीन डायजोनियम chloride is when benzene diazonium chloride is reacted with, when benzene diazonium chloride is reacted with alkaline solution of beta naphthol, alkaline solution of, एडवांस में जब क्वेश्चन आता है एज सच स्टेटमेंट ही दे दिया था, alkaline solution of beta naphthol, alkaline solution of beta naphthol followed by acidification, followed by acidification, it produces red dye। ये है रेड डाई टेस्ट फॉर बीटा नेप्थॉल चाहे डायजोनियम सॉल्ट, दोनों के लिए आ सकता है। इट प्रोड्यूसेस रेड डाई, लेकिन ये कपलिंग रिएक्शन ही है, डाई बनते ही है डाइजो कपलिंग रिएक्शन में, डिफरेंट कलर के डाई बनते हैं किसमें, डाइजो कपलिंग रिएक्शन में ही बनते हैं। तो जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं बीटा नेप्थॉल से, दिस इज बीटा नेप्थॉल, ये है बीटा नेप्थॉल, पहले एल्कलाइन मीडियम में फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। इसका रिएक्शन कैसे करा है, पहले एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करा है, कुछ सॉल्ट बनेगा, उस सॉल्ट का जब एसिडिफिकेशन कराएंगे, ठीक है, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तब बनता है रेड कलर डाई, और ये है उसका स्ट्रक्चर। N डबल बॉन्ड N और ये बेंजीन, दिस इज रेड डाई। दो तीन बार तो एस एच मेंस में पूछा गया था, ठीक है,
एडवांस में पूछा गया था कि एल्कलाइन सोल्यूशन या एसिडिक मीडियम लेते हैं। साथ साथ में एक बार और क्वेश्चन जो आया है वो फिर कि रिएक्शन कराते हैं तो कुछ प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट के बेस पे कुछ मोल कॉन्सेप्ट का परसेंटेज यील्ड वगैरह क्वेश्चन आए थे। तो 3-4 बार मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है, उससे ज्यादा ही हो सकता है, 3-4 बार तो मुझे याद है कि रिएक्शन आ चुका है मेंस और एडवांस में, अलग अलग रेफरेंसेस में। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके तो देते ही है, इसलिए ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड डाई टेस्ट। अब इन सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने बोला था कि एक साथ लिखूंगा, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें डायजोनियम सॉल्ट खुद इलेक्ट्रोफाइल है और वो किसी एक्टिवेटेड रिंग से क्या होता है, डायजोनियम सॉल्ट खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है इसमें और वो एक्टिवेटेड रिंग से रिएक्शन करता है। तो चलिए एक एग्जांपल को लिख लेते हैं। जैसे फिनॉल का रिएक्शन कराया हमने, ये है फिनॉल बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से, अभी लिखा था जिसमें क्या बना था, ऑरेंज डाई। वही एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये सारे ही रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, दिस ऑल डायजो कपलिंग। तो डायजो कपलिंग पूछ दे किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय बेंजीन का एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो यही तो है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यही मैकेनिज्म है इसका, जरा देखिए, ये है N2+। अब फिनॉल जैसे ही, चूंकि मीडियम हम क्या लेते हैं इसमें, एल्कलाइन मीडियम, फिनॉल का रिएक्शन किस में लिखा था, एल्कलाइन मीडियम में। एल्कलाइन मीडियम में फिनॉल जो है दैट विल फॉर्म फिनॉक्साइड आयन, जो पहले से भी ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, देखा हमने कि फिनॉल जो फिनॉक्साइड आयन है वो फिनॉल से भी ज्यादा रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी एल्कलाइन मीडियम में बढ़ जाती है। अब जरा देखो, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है जो ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे लगेगा, लेकिन मेनली कहाँ, चूंकि बड़ा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑर्थो पे स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी, इसलिए मेनली कहाँ लगेगा, पैरा पोजीशन पे। ये मेनली कहाँ लगेगा, पैरा पोजीशन पे। तो रिएक्शन भी पैरा पे दिखा देते हैं, ये बॉन्ड इधर, ये यहाँ पे, और ये बॉन्ड यहाँ पे। प्लीज, इलेक्ट्रोफाइल का हमने कहा दिखाया, पैरा पे अटैक दिखाया है, ऑर्थो पे भी होगा लेकिन वो प्रोडक्ट कम बनेगा, बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है। इसके बाद प्रोडक्ट बनेगा N डबल बॉन्ड N और यहां H। ये हो गया कौन सा स्टेप, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यही तो था स्टेप उसमें, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। खैर इलेक्ट्रोफाइल तो ऑलरेडी है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का है, इलेक्ट्रोफाइल है। फिर रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल विथ यहाँ पे एक्टिवेटेड रिंग, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन स्टेप आप जरा देखो, पहले ये बना, अब डीप्रोटोनेशन स्टेप में OH माइनस मीडियम एल्कलाइन है, विल रिमूव दिस H+। OH माइनस क्या करेगा, इस H+ को निकाल लेगा। अब H+ निकलेगा, अब ये बॉन्ड डीलोकलाइज होकर जरा देख लीजिए, ये यहाँ पे H+ जब निकलेगा तो इस C पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। H+ जब निकलेगा तो इस C पे क्या आएगा, पैरा वाले C पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। इस बॉन्ड को इधर कर दिया हमने। ठीक है, अब जरा देखो डीलोकलाइज होकर फिर से O पे माइनस बन जाएगा। जब इसका डीप्रोटोनेशन होगा इस स्टेप के बाद, जब यहां से H2O निकल जाएगा, और फिर से क्यों डीप्रोटोनेशन क्यों होता है, ताकि ये रिंग, ये वाला रिंग जब पहला स्टेप हुआ था तो ये वाला रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर तो खत्म हो गया था, तो उसको रीगेन करता है। ठीक है, इस वाले रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा पहले स्टेप के बाद, तो उसको कैसे रीगेन करता है, बाय डीप्रोटोनेशन स्टेप, वो लास्ट में दिखाया गया। तो प्लीज ये सारे कैरेक्टर इलेक्ट्रोफिलिक हमने बहुत पढ़ा, इलेक्ट्रोफिलिक, क्राफ्ट, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, तो ये उसी टाइप का रिएक्शन है। तो ये हमारा सॉल्ट बन जाएगा, इस सॉल्ट का फिर एसिडिफिकेशन करेंगे तो बन जाएगा ऑरेंज डाई पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जो लिखा था मैंने। तो नोट कर ले, थोड़ा कैरेक्टर समझने के लिए, याद करने के लिए नहीं, थोड़ा इसके कैरेक्टर को समझने के लिए कि डायजो कपलिंग किस टाइप का रिएक्शन है। अब जरा देखिए, इससे क्या क्यों ये लिखवाया गया, मेन बात है क्या हमको मैकेनिज्म कहीं आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं।
एप्लीकेशन के लिए। देखो जरा, ये रिएक्शन ये दिखाता है कि भाई यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है डायज़ोनियम सॉल्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है। डायज़ोनियम सॉल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन का भूखा है, गरीब इलेक्ट्रॉन के सेंस में, प्लीज गरीब अमीर का सेंस यहाँ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन के सेंस में ये गरीब है, और ये फिनॉल से एक्टिवेट रिंग, धरी वाला रिंग से, भाई ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, वहां रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब रिएक्शन का रेट ये हमको थोड़ा प्रेडिक्ट करना था कि डायज़ोनियम सॉल्ट जितना ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, यहां से देखो, ये जो डायज़ोनियम सॉल्ट है जितना ही वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उतना ही तेजी से रिएक्शन करेगा। हमको देखना क्या, ये मैकेनिज्म नहीं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डायज़ो कपलिंग, मतलब जितना ज्यादा इसमें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे रहेंगे डायज़ोनियम सॉल्ट में, उतना ही डायज़ो कपलिंग रिएक्शन क्या होगा? तेजी से होगा। इधर क्या चाहिए हमको? इस रिंग में चाहिए एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, और डायज़ोनियम सॉल्ट में क्या चाहिए? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब जरा लिख लेते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रेट ऑफ डाइएज़ो कपलिंग, rate of diazo coupling increases if electron withdrawing group, प्लीज मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, थोड़ा समझना, if electron withdrawing groups are present at ortho and para position, of डाइएजोनियम सॉल्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना स्ट्रांग हो, जैसे NO2 वगैरह हो, उतना ही तेजी से रिएक्शन करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन का भूखा हो जाए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाए, इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं जिसको साइंस की भाषा में, जितना डायज़ोनियम सॉल्ट क्या रहेगा? इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा, उतना ही वो तेजी से रिएक्शन करेगा। पहला पोजीशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट डायज़ोनियम सॉल्ट, इसका जरा बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनिसॉल, एनिसॉल डायज़ो कपलिंग रिएक्शन नहीं देता है। एनिसॉल, ठीक है, मेथॉक्सीबेंजीन डायज़ो कपलिंग, नॉर्मली वो डायज़ोनियम सॉल्ट से कोई रिएक्शन नहीं है, उसका इतना एक्टिवेटेड नहीं है वो। उसका भी प्लस आर होता है, बिल्कुल एनिसॉल का भी प्लस आर इफेक्ट होता है, लेकिन उसका नाम मैंने नहीं लिखा था रिएक्शन। OCH3 का भी प्लस आर इफेक्ट होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं है कि डायज़ोनियम से डायरेक्ट रिएक्शन करे। लेकिन अगर हम डायज़ोनियम सॉल्ट के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगाते, एनिसॉल नॉर्मल कंडीशन में डायज़ोनियम सॉल्ट से कोई कपलिंग रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन अगर हम ठीक है, डायज़ोनियम सॉल्ट के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दें, जो कि स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इतनी बढ़ जाती है कि ये इवन OCH3 से भी रिएक्शन कर लेता है। नॉर्मली नहीं, प्लीज मैं कह रहा हूं कि अगर ये NO2 ग्रुप नहीं है यहाँ पे तो कोई रिएक्शन नहीं, कोई कपलिंग रिएक्शन नहीं। लेकिन अगर यहीं पे, ठीक है, यही लिखवाया गया है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तो रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इवन एनिसॉल से भी वो कपलिंग रिएक्शन दे देगा, मेनली कहां लग जाएगा? पैरा पोजीशन पे। NO2 और NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि इवन एनिसॉल भी कपलिंग रिएक्शन दे सकता है, अदरवाइज नहीं। ये थे डायज़ोनियम सॉल्ट का कंप्लीट रिएक्शन सीक्वेंस। आई होप कि आपको समझ में आएगा, और कुछ मैंने छोड़ा नहीं, मे बी ह्यूमन एरर तो हमेशा जायज है, लेकिन मैंने अपनी ओर से कोशिश की है कि वो सारे रिएक्शन करा दिए जाए जो आपको क्वेश्चन में बराबर मिलेंगे। इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, हर एक रिएक्शन सैंडमेयर, गेटरमैन, स्किमेन आपको बराबर क्वेश्चन में मिलते रहेंगे। क्वेश्चन डिस्कशन होगा तो पता चल ही जाएगा, खुद से करिए, और कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स।